बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार का शोर आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार किया और पूरी ताकत झोंकी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। झारखंड में भी 20 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होना है। 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। दोनों राज्यों के मद्देनजर हर पार्टी के नेता ने आज पूरी ताकत झोंक दी। 38 विधानसभा सीटों के लिए झारखंड में मतदान होना है तो उधर महाराष्ट्र में भी वोटिंग होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मतलब तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो उधर 38 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। दो राज्यों का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और झारखंड की तस्वीर को जानने और समझने के लिए मधुकर आनंद के पास हम चलेंगे। मधुकर, चुनाव प्रचार थम गया है। तमाम पार्टियों ने पूरी रणनीति के साथ इस चुनाव में ताकत झोंकी। हर पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी अपनी विधानसभा में जाकर प्रचार किया, लेकिन जो सवाल एक है वो सवाल यही है कि क्या घुसपैठिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी और क्या वहां के मुद्दे, इन तीनों को लेकर ही इस बार चुनाव है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े चेहरों को देखकर लोग वोट करेंगे और अगर लोग वोट करेंगे तो वो कौन सा इलाका है, ये भी बताइएगा मधुकर। देखिए सूर्या, यहाँ का जो मतदान मैं देख पा रहा हूँ जो अलग अलग इलाकों से मतलब मेरी बात के पीछे का प्रमाण ये है कि सुबह 10 बजे मैं देवघर में था, तब से अभी तक मैं 7 विधानसभा क्षेत्र को घूमता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मैं बोकारो इलाके में हूँ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से मुलाकात हो रही है। अलग अलग वर्ग है, अलग अलग पेशे के लोग हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। ये पूरी तरह से तय है कि ये लगता ही नहीं है कि विधानसभा का चुनाव है, लगता है कि लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि बस वही हैं तो देश सुरक्षित है, वही हैं तो देश का विकास है और हम लोग मोदी के चेहरे को देख करके वोट करेंगे। एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरी बात जो आपने कही घुसपैठ का मुद्दा, जब मैं मधुपुर में था, तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होगा, मधुपुर के इलाके में, चूंकि वो संथाल परगना का ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, तो उस इलाके में घुसपैठ का मुद्दा सर चढ़ करके बोल रहा है। बिल्कुल, मतलब बीजेपी ने जो संथाल परगना के इलाके में घुसपैठ के मुद्दे को बीते 4-5 महीनों में स्थापित किया है, वो मुद्दा जो है वहां स्थापित हो चुका है। अब वो स्थापना जो है वो कितना कारगर साबित होती है, क्या उसमें वोट करने वालों की गोलबंदी हो पाती है, क्या आदिवासी जो है उस मुद्दे पर वोट करते हैं, या फिर एक मुद्दा तो ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आदिवासी जुड़े हुए थे, हैं, और जिस तरह का हेमंत सोरेन को विश्वास है कि रहेंगे। और साथ में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने ये बात अपने आदिवासी जनता के मन में घर करा दी है कि तमाम बाहरी लोग आ रहे हैं और आपके एक आदिवासी बेटा को कहीं ना कहीं सता रहे हैं। तो ये जो भावनात्मक टच है ये भी देने में कुछ हद तक कामयाबी रही है। कांग्रेस की बात कहीं नहीं दिखती है। मैं बार बार आपसे भी बातचीत में कह रहा हूं, कांग्रेस जो है वो जेएमएम के साथ है। जेएमएम के हिसाब से उसकी राजनीति, उसके वोट का पैटर्न चलेगा। मधुकर, इसके अलावा और आप जो जवाब दे रहे हैं उसी जवाब के साथ मैं एक सवाल लूंगा। आप हार्टली कनेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हम 2014 के बाद बहुत देख पा रहे हैं, बहुत सुन पा रहे हैं। आपने भी उनको सुना। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनका भाषण होता है संथाल परगना में और वो ऐसी बातें करते हैं कि जनता जनार्दन से सीधे कनेक्ट हो जाइए। तो क्या वाकई में जो हेमंत सोरेन की मेहनत रही, बीच में जेल गए, फिर वापसी हुई और फिर पार्टी के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, वो हार्टली कनेक्ट हेमंत सोरेन बनाम नरेंद्र मोदी, क्या ये तस्वीर बन रही है? और अगर बन रही है तो आदिवासी कहां जाएगा फिर? नहीं, देखिए सूर्या, एक बात तो समझना होगा कि
आदिवासी जो जनता है या आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी जो मतलब ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, वो बड़े जमीनी होते हैं और बहुत जमीन की चीजों से जुड़ के रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन बहुत हद तक हुआ है, लेकिन उस कदर जमीन पर नहीं हुआ। आधी भाषा उनको समझ में नहीं आती है, वो क्या कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं। प्रदेश स्तर में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री के विजन को आदिवासियों के दिमाग में बिठा पाए। ये तमाम चीजें, जबकि हेमंत सोरेन के साथ ये सकारात्मक बात है कि हेमंत सोरेन के पिताजी ने ही सब कुछ पहले से बसा बसाया चीज दिया है। आदिवासी शिबू सोरेन को पहचानते थे, जो अभी का युवा वर्ग है उसके पिताजी जो हैं वो शिबू सोरेन के साथ कनेक्ट थे, ये हेमंत के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बीजेपी को, यही सब चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी और जिसके लिए इतने प्रयास किए गए, इतने बड़े बड़े नेता लगे रहे, इतने बड़े बड़े रणनीतिकार लगे रहे और बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की है। और जो माहौल दिखाई दे रहा है, उस माहौल में ये तो ज़रूर कहना होगा कि जिस तरह की स्थिति लोकसभा चुनाव के समय थी, जिस तरह से 5-5 सीटें बीजेपी ने गंवाई, उसके बाद हालात में बहुत सुधार हुआ है। और ये यहाँ के बीजेपी के नेताओं के प्रयास से हुआ है, रणनीति के प्रयास से हुआ है, मेहनत के प्रयास से हुआ है। जी बिल्कुल, मेहनत के प्रयास से हुआ, रणनीति के प्रयास से हुआ। जो एक गठबंधन का माहौल है, ये माहौल गठबंधन ने बनाया है। भले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैदान में रहेगी, चुनाव नतीजे क्या करेंगे, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन एक माहौल बनाया गया और वो माहौल अगर असरदार साबित होता है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और हमें और आपको चर्चा इस बात पर करनी होगी, तो क्या वाकई में जिस तरीके से 2009 के बाद के हम चुनाव नतीजे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, मैंने बहुत डीप स्टडी की है झारखंड चुनाव को लेकर। संथाल परगना ने 3-3 मुख्यमंत्री दिए। 2009 के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो लगातार एक सपने के साथ भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी। अगर एक बार फिर से बीजेपी वहां पर कमाल नहीं दिखा पाती है, तो क्या संथाल परगना बहुत महत्वपूर्ण होगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से? मधुकर, देखिए सूर्या, ये आज महत्वपूर्ण होगा संथाल परगना ऐसी बात नहीं है। हाँ, झारखंड की सत्ता का रास्ता तय होता है संथाल परगना की 18 सीटों से। जी। अभी जिन 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 18 सीट जो है वो संथाल परगना में है। और संथाल पर ये शुरुआती दौर से ही है, जब से झारखंड का गठन हुआ है, संथाल परगना ये तय करता है कि झारखंड में सत्ता किसकी बनेगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो 20 तारीख का मतदान है वो बहुत महत्व का है। और इसीलिए बीजेपी ने शुरुआती दौर से संथाल परगना के आदिवासियों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की, ये डालने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे कि आपकी आबादी घट रही है, मुसलमान आ रहे हैं, आपकी बेटियों से शादी कर रहे हैं, आपकी ज़मीन लूट रहे हैं, अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं और आदिवासियों की आबादी को कम कर रहे हैं। मतलब आदिवासी अस्मिता के सवाल पर माटी बेटी रोटी की बात की जा रही है। माटी की बात अपने आप में अभी हुई, बेटी की बात हुई, रोटी की बात रोजगार को लेकर के जो लगातार, अब देखिए संथाल परगना में रोजगार कोई मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल, संथाल परगना में मुद्दा आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का होता है और इसीलिए आदिवासियों का के साथ कनेक्ट होने के लिए बीजेपी ने शुरुआती दौर से ही, बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले लगभग 9 महीने पहले ये बात शुरू की कि आदिवासियों की आबादी घट रही है, घुसपैठ बढ़ गया है, डेमोग्राफी चेंज हो गया है और उस मुद्दे को लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आसाम के बिल्कुल, मैं आपसे समझने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, लेकिन मृगांक प्रभाकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं और लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे, तमाम चुनाव को उन्होंने बहुत करीबी से देखा है। मृगांक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को आपने देखा होगा, फ्री में हम बालू देंगे, इसके मतलब और मायने क्या निकाली जाए? बीजेपी का ये मानना था, तमाम नेताओं का ये मानना था कि अगर हम फ्री में बालू दे रहे हैं आदिवासियों को मकान बनाने के लिए, तो वो एक वैध तरीके से दे रहे हैं, कम से कम अवैध से तो हम छुटकारा पाएंगे। इसका असर क्या देखेगा इस चुनाव में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे फैसले लेना, वो भी घोषणा पत्र के माध्यम से? मृगांक, सूर्य,
एक्चुअली अब चुनाव नहीं रह गया देश में, और अब देश में जो मुझे चुनाव दिखाई देती है वो एक दीपावली का डिस्काउंट ऑफर दिखाई देता है, एक बम्पर सेल दिखाई देती है जिसमें अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से फ्रीबीज बांटती हैं, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे जो है महाराष्ट्र का चुनाव हो, और सब पार्टीज अपनी एक दुकान खोल के बैठी हुई है और एक फ्रीबीज बांटने की तैयारी में रहती हैं। कोई बालू देना चाहता है तो कोई जो है महिला सम्मान योजना के नाम पर पैसा देना चाहता है। तो इस देश में एक बम्पर सेल लगी रहती है और टारगेट करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि मुझे अब चुनाव में चुनाव की जो सेफोलॉजी है, मुझे लगता है उसकी परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। दो पोटेंशियल लोग मुझे दिखाई देते हैं जो स्विंग वोटर्स का काम करते हैं। उसमें एक महिला दिखाई देती है और उसमें मुझे एक यूथ वोटर लगता है जो इन फ्रीबीज को देखता है। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर एक फ्रीबीज ने कमाल कर दिया, लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिया और एक तरफा चुनाव हो गया। और इसी तरीके से मुझे जो है साफ तौर पर दिखाई देता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, वो चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे जो है झारखंड के अंदर, वो एक फ्रीबीज देती है यूथ के लिए कि हम आपको रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे सके तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बम्पर सेल लगी हुई है। तो इसको सिर्फ इतना ही दृष्टि से देखा जाए, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, जैसे मैया सम्मान योजना है, लाड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र के अंदर है, वो अकाउंट में जब तक आपके पास पैसा नहीं लगा, मुझे लगता है पब्लिक भी अब कैश में यकीन करने लग गई है कि जब ये राजनेता इतना पार्टियों में इतना पैसा खर्च करते हैं तो हमें देने में क्या दिक्कत है। शायद उसी तरीके से ये स्विंग वोटर्स का काम करते हैं। लेकिन ये बात मधुकर ये बात सही कह रहे थे कि संताल परगना का जो 18 सीट्स हैं वो ही तय करती हैं झारखंड का भविष्य, कि वहां से कौन जो है सीएम बनके या किसकी पार्टी जीत के आएगी। एक साफ आपको बात बता दूं, ये बात मधुकर ने भी उठाई कि वहां से आपने भी ये बात कही कि वहां से 3-3 चाचा जो है मुख्यमंत्री आते हैं। बाबूलाल मरांडी भी वहां से रिप्रेजेंट करते हैं और सरायकेला से जो है चंपई सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट से उसमें ये भी दिखाई देता है कि सरायकेला से क्या चंपई सोरेन चुनाव जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो चुनाव है वो आदिवासी नॉन आदिवासी के बीच का चुनाव है। और क्या जो आदिवासी हैं उनके पास मैया सम्मान योजना जो फ्रीबीज है वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि अधिकांशतर जो आदिवासी हैं वहां के वो या तो बहुत कम परसेंटेज में एजुकेटेड है, बाकी नॉन एजुकेटेड लोग हैं। तो उनके लिए ये जो सम्मान योजना है ये एक बहुत बड़ी फ्रीबीज है। तो क्या वो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक तीर कमान के साथ रहेंगे या कमल के साथ जाएंगे? क्या सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या घुसपैठियों वाला मुद्दा इतना ज्यादा हावी है कि वो मैया सम्मान योजना को ओवरकम कर लेगा? तो मुझे लगता है कि ये सारे ट्रेंड्स हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते। जब जैसे जैसे वोट आता है, वोट गिरता है, उस दिन मालूम पड़ता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं तब एहसास होता है कि कौन से मुद्दे ने कितना इम्पैक्ट इस चुनाव के ऊपर किया है। मैं अजीत का रुख करूंगा मृगांक, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। अजीत प्रताप सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम लाइव इस वक्त मेरे साथ हैं। अजीत, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और अगर कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो वाकई में जब नतीजे आते हैं तो वो ऐसे नतीजे आते हैं जो शायद पार्टी के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, जेएमएम हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर महाराष्ट्र में बात करें, लेकिन नेता के साथ अगर कार्यकर्ताओं की फौज लंबी हो और वो पार्टी बहुत अलग तरीके से चुनाव लड़े तो क्या फेवर में उसके नतीजे बहुत बेहतर होते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि एक हवा का चुनाव होता है, एक प्रेशर का चुनाव होता है, वो प्रेशर क्या आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, खासकर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी, उनकी रैली और उनके तमाम अलग अलग रोड शो? देखिए सूर्य, सबसे पहली बात जो आपने कही कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, तो न सिर्फ कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं बल्कि पार्टी भी चुनाव लड़ती है और नेता भी चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का प्रेसिडेंट भी चुनाव लड़ता है जी। और सब मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं और इसमें जो जीत हार होती है वो सबकी मिलीजुली हार होती है, या जीत होती है तो मिलीजुली जीत होती है। हाल ही में हमने देखा कि हरियाणा में बहुत स्थिति खराब थी बीजेपी की, बावजूद इसके जिस तरह से वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जो आला कमान है, सीनियर मैनेजमेंट है जी, पूरे का पूरे चुनाव को उसने जिस तरह से मोड़ा, जिस तरह से अपने फेवर में ले आए, ये कि बहुत ही कम पार्टियों के साथ होता है। कांग्रेस के साथ तो हमें नहीं दिखाई पड़ता, बीजेपी के साथ ही दिखाई पड़ता है। रही बात जहाँ तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में वैसे भी ट्रेंड रहता है कि एक बार जेएमएम रहती है या विपक्षी पार्टियां रहती है, उसके बाद फिर बीजेपी आती है। ये हमने पिछले 20 सालों में देखा है।
और इस बार जिस तरह से बीजेपी फोकस कर रही है खास करके घुसपैठियों पर, और जैसा कि मधुकर जी ने भी बोला और मृगांक ने भी बोला कि संथाल परगना में आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी लड़ाई है, तो कुल मिलाकर और सबसे बात है कि एग्रेसिव होकर बीजेपी जिस तरह से वहाँ पे चुनाव लड़ी, हेमंता विश्वकर्मा को जो है वहाँ पर उन्होंने शुरू से जो है पूरे झारखंड में रखा, और जिस तरह से स्पीच दी उन्होंने, जिस तरह से चुनाव का माहौल चेंज किया, तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल बना। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी 6 महीने पहले चुनाव हुए और बीजेपी वहां बहुत बुरी तरह से हारी लोकसभा चुनाव, लेकिन तुरंत उसके बाद आप देखिए 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वो माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है जो लोकसभा के दौरान दिखा था। और लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली थी, अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो निश्चित तौर पर काफ़ी वो आगे चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक तरह से इस्तीफे देने की कोशिश की जब रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आए, लेकिन इस बार अब ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा एज किसी को मिल रही है तो वो देवेंद्र फडणवीस को मिल रही है। जहाँ तक एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे को भी वो एज, क्योंकि एक तो कम सीटों पर लड़ रही है शिवसेना का जो शिंदे गुट है, चाहे वो अजीत पवार गुट का है, वो भी कम सीटों पर लड़ रहे हैं, वो भी उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन बीजेपी एग्रेसिव है। और फडणवीस निश्चित तौर पर एक हम कह सकते हैं कि शायद अगर चुनाव में बीजेपी को अगर अच्छा खासा वोट मिला तो शायद खुद फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर जो स्थिति 6 महीने पहले दिखाई देती थी महाराष्ट्र में, वो स्थिति बदलने में बहुत हद तक बीजेपी कामयाब रही है। और जो फ़ायदा मिलना चाहिए था महाविकास अघाड़ी को, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि वो फ़ायदा लोकसभा चुनाव वाला वो उसको मिलेगा। बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर नतीजे अपनी पाली में किए। और एक बार फिर से हम मृगांक का रुख करेंगे। मृगांक, झारखंड के अलावा मैं महाराष्ट्र को भी बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस भी आप बहुत लंबे समय तक कवर करते रहे हैं और कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के 2 फेस हैं, एक देवेंद्र फडणवीस हैं डिप्टी सीएम और दूसरा फेस है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन इन सब के बीच अब अगर शिवसेना उद्धव गुट की हम बात करते हैं तो एक बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए, अलग सिंबल में अलग तरीके से आपको मैदान में होना, और उसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या उद्धव गुट की सेना शिवसेना बेहतर कर पाने की स्थिति में है नए सिंबल के साथ और नई रणनीति के साथ, जहां पर आदित्य ठाकरे भी जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं? सूर्य, बस सिर्फ मैं 2 मिनट का समय लूंगा और मैं पूरी पिक्चर जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली क्या है कि मैं महाराष्ट्र को 5 रीजन्स के हिसाब से देखता हूं। एक नॉर्थ मुंबई वाला रीजन्स में देखता हूं जिसमें लगभग 36 सीटें आती हैं, जहां पे साफ तौर पे मुझे भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना उद्धव गुट का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है उस रीजन्स में जी। दूसरा मैं रीजन देखता हूं कोंकण का रीजन। जब शिवसेना 2 भागों में बंट गई तो एक शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के साथ और एक एकनाथ शिंदे के साथ हो गई। एकनाथ शिंदे का काफी प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव के अंदर कोंकण रीजन में दिखाई दिया है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मुंबई से जो हमारे संवाददाता थे वो कह भी रहे थे कि वहां पे जो है बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। लोकसभा में जो सबसे ज्यादा सीटें अगर एकनाथ शिंदे को अगर आई हैं तो कोंकण रीजन में आई है। लेकिन आप एक पैराडॉक्स देखिए, पैराडॉक्स इसके अंदर साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि इस बार जो चुनावी रणनीति है उद्धव ठाकरे की, वो पूरे कोंकण पे जो है समर्पित हो गई है। उन्होंने सारा समय अपना कोंकण में लगाया और एक इमोशनल टच उसे दिया जा रहा है, एक इमोशनल टच उसे दिया जा रहा है मृगांक, इमोशनल टच दिया। और वहां से ही एक नारा निकल के आया, कि गद्दार कौन, ये नारा निकल के आया और ये उस कोंकण रीजन में। तो मुझे लगता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की को उनके घर में मात देने के लिए पूरी तैयारी जो है उद्धव ठाकरे ने शायद कोंकण रीजन के अंदर की है। तो ये तो हो गए 2 रीजन। अब तीसरा रीजन जो साफ तौर पर दिखाई देता है वो मुझे विदर्भ का रीजन दिखाई देता है, जहां के अंदर बुल्डाना है, अमरावती है और तमाम ये 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ फार्मर्स बोला जाता है। इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है, इसमें नागपुर भी शामिल है जहां से नितिन गडकरी दिखाई देते हैं, जहां से देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते हैं। लेकिन पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो
जो मुद्दा राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं वो साफ तौर पर मुद्दा है, वो कपास का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सोयाबीन का उठा रहे हैं। एमएसपी 4,500 चल रही है, लेकिन 3200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस रीजन के अंदर जो है कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही कि इनरोड्स की जाए। इनरोड्स जो है कांग्रेस भी इनरोड बनाने की कोशिश कर रही है, और इसके अलावा जो है उद्धव ठाकरे वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बेल्ट में अपने आप को जो है समर्पित करने के लिए। ठीक है। चौथा रीजन मुझे जो दिखाई देता है वो मराठवाड़ा वाला रीजन दिखाई देता है, जिसे शुगर बेल्ट भी बोलते हैं, और उस रीजन के अंदर साफ तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं कोंकण को साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है, और गद्दार जैसे अगर शब्दों का इस्तेमाल इस राजनीति में हो रहा है, और वो भी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आड़े हाथों यहां पर एकनाथ शिंदे लिए जा रहे हैं। मधुकर के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। मधुकर, माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड में। क्या इस चुनाव में जिस तरीके से उनके फेवर में बातें कही जा रही हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा, तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जो उनके साथ खड़े होने के लिए भी बातें कही जा रही हैं पार्टियों की तरफ से? सूर्य, मैं आज की एक घटना बताना चाहूँगा, बड़ी अजीबोगरीब घटना है। गांडे विधानसभा में मैं आ गया, चुनाव कार्यक्रम कर रहा था, तो मतलब मौलाना साहब 3-4 दिखे, उनसे बात करना मैंने उचित समझा जी। मैंने बात की, और मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदू वोटर नरेंद्र मोदी जी की उतनी तारीफ करेगा जितना वो उन तीनों चारों ने किया। कल हम लोग अपने दर्शकों को वो दिखाएंगे भी। बिल्कुल। ये अपने आप में मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि इतनी ईमानदारी से मैंने उनसे ये तक पूछा कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ मन बनाए हुए हैं कि टीवी में इस तरह का बोलना है और जाके वोटिंग के समय कुछ और करना है। तो उन लोगों ने जो बात कही और जो ईमानदारी थी, इतना तो हम लोग भी समझते हैं कि कौन आदमी बोल रहा है तो उसके पीछे का क्या, उसके पीछे की हकीकत क्या है। बिल्कुल। ये एक अलग तरह की बात मैंने देखी अपने इस कामकाजी दुनिया में अभी हाल के दिनों में कि, और 1-2 नहीं 3-4 की संख्या, मुझे लगता है 4 की संख्या थी। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का परिप्रेक्ष्य देखने को, एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिला। कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की है। न कोई अपना कद देखा है पार्टी के नेताओं ने, न हिमंता जी ने अपना कद देखा, न शिवराज जी ने अपना कद देखा कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों यहाँ पर इतना धूल फांकेंगे। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता और हर नेता जी तोड़ मेहनत किया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आपको आश्चर्य होगा, आंकड़ों में अगर मैं बात करूं, कल्पना सोरेन पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा सभाएं करने वाली नेत्री हैं, नेत्री या नेता में मिला करके। जिस तरह मुझे याद आता है 54 के आसपास सभाएं हिमंता जी ने की है, 48 के आसपास सभाएं शिवराज जी की हुई है, खुद हेमंत सोरेन की 92 सभाएं हुई है, लेकिन 98 सभा करके कल्पना सोरेन जो है वो नंबर 1 पर है। तो ये बताता है कि एक के सत्ता न चली जाए उसके मन में ये फिक्र है, और दूसरे के मन में ये फिक्र है कि सत्ता मेरे पास से न चली जाए, इस बार मेरे पास आ जाए। ये जो विचार है, ये जो लड़ाई है, और ये जो इसके पीछे की मेहनत है, वो हम लोगों ने बीते 4 महीनों में देखा है। चाहे वो मुद्दों के मार्फत देखें, चाहे वो आदिवासी गैर आदिवासी के मार्फत देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे के मार्फत देखें। आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब इसमें समाहित है कहीं ना कहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे के मार्फत देखें, या फिर तमाम वैसे मुद्दे जिनको कि सरकार के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों के मार्फत देखें। दोनों पक्षों ने ये कोशिश की है। मैं कांग्रेस को उससे बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस को मैं कोई पक्ष नहीं मान रहा हूँ इसमें। कांग्रेस अटैच फाइल है जेएमएम का, तो जेएमएम और बीजेपी के बीच की बात मैं कर रहा हूं। तो दोनों पक्षों ने जी तोड़ मेहनत की है, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, एक टाइटैनिक है, दूसरा छोटा नाव है, लेकिन उस छोटे नाव ने खुद को इस झंझावात में भी खुद को संभालने की पूरी कोशिश की है। अब जब परसों मतदान होगा तो जनता मतदान का इंतजार है, और मतदान का इंतजार आपको भी है और सभी को है, झारखंड वासियों को भी है, क्योंकि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में आहुति देने के लिए हर मतदाता तैयार भी है। बहुत शुक्रिया आपका।